नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग भूगोल विषय के भारत का एक परिचय टॉपिक में हम पढ़ रहे थे और हमने उसके प्रथम टॉपिक में हमें आपको बताया था कि उसके द्वीप समूहों के बारे में बताया था, उसके क्षेत्रफल के बारे में बताया था, जो उसके अमुक अमुक छोटे छोटे जो द्वीप हैं जो प्रसिद्ध हैं, जैसे अंडमान निकोबार के बारे में मैंने बताया था, लक्षद्वीप के बारे में मैंने बताया था, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, दक्कन चैनल, मन्नार की खाड़ी आदि जो उसके जो एक समग्र छोटे से परिचय के रूप में पढ़ा जाता है, वो सारी चीज़ों को मैंने बताने का प्रयास किया था। उसी के आगे हम लोग उस चीज़ को जोड़ते हुए आगे चलते हैं और इसमें हम लोग भारत एक परिचय उसी टॉपिक में चीज़ों को और आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। जो चीज़ें उसमें छूट गई थी, इस चीज़ों को इसमें और बताने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर एक आउटलाइन मैप ड्रा किए हुए हैं, जिसमें हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं। यक्साई चीन लिखा हुआ, पीओके है, जेएन जम्मू एंड कश्मीर है, ये आपका पाकिस्तान का क्षेत्र है। भारत का कुछ मोटा मोटी तौर पर एक आउटलाइन मैप खींचा गया है और इन आउटलाइन मैप की तरह के तर्ज पर हम लोग कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे भारत के एक परिचय में जो चीज़ें आगे पढ़नी होती है। ठीक है, तो इसी के आगे क्रम में जो हम लोग चलते हैं, तो हम लोग देखते हैं भारत एक परिचय वाले टॉपिक में कि भारत के कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनका भारत के साथ कुछ विवाद देखने को मिलता है। जैसा कि विवाद जो चैप्टर होता है, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पढ़ते हैं, आईआर में पढ़ते हैं, लेकिन हम भारत एक परिचय टॉपिक को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि उस विवादों को भी आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। इससे होता क्या है कि जब सुर्खियों में चीज़ें बनी रहती हैं, जो अमुक अमुक विवाद, जो चर्चित विवाद हैं, आते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक समझ विकसित होती है और आज आप पहले उस विवाद से क्या होते हैं, जानकारी आपको रहती है, आप चीज़ों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो उसी विवाद में हम आप चलेंगे भारत पाकिस्तान के साथ जो जो विवाद है, जो मोटे तौर पर जो महत्वपूर्ण हैं, जो महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, उन विवादों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो उन विवादों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलओसी विवाद। कौन सा विवाद देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे एलओसी विवाद, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। इसको क्या बोलते हैं? एलओसी को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल को जब देखने का प्रयास करेंगे, तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वह यहाँ पे मैं ड्रा किया हूँ, चीज़ों को थोड़ा समझिएगा। ये रेखा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो रेखा है, ये रेखा जो यहाँ पर आई हुई है, ये यहाँ तक गई हुई जो रेखा है, यही जो रेखा है, यही लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, ये जो रेखा जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यही रेखा जो है लाइन ऑफ क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल में बताने का मतलब यही है कि जो जम्मू कश्मीर से लेकर लेते हुए लद्दाख तक देखने को मिलती है और ये जो आक्साइन चीन तक जो रेखा है तक खींची गई है। तो हम लोग इसमें देखेंगे एलओसी जो विवाद है, एलओसी विवाद को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लिख लिए लाइन ऑफ कंट्रोल जो विवाद है उसके बारे में आप लिखेंगे हेडिंग डालकर। उसमें लिखेंगे एलओसी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जो आधिपत्य वाला क्षेत्र है, भारत और पाकिस्तान का जो आधिपत्य वाला क्षेत्र है, उनके बीच खींची गई क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये रेखा क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। और किन दो देशों के बीच में देखने को मिलती है? तो भारत का जो ये जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है और लद्दाख वाला क्षेत्र है, और पाकिस्तान का जो पीओके वाला हिस्सा जो है, उसमें क्या है? पाक अधिकृत कश्मीर क्या बोलते हैं इसको, ये आप लिख दे रहे हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ, जो पीओके रेखा जो है, पीओके रेखा जो है किसको किसको अलग करती है, तो आप यही लिखेंगे जो पीओके जो रेखा है वो पाक अधिकृत कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को क्या करती है? अलग करती है। थोड़ा चीजें यहाँ पे और समझेंगे मैप पर। अमूमन जब हम लोग मैप देखते हैं, तो यहाँ से जो रेखा ये जो सीधी खींची गई है यहाँ तक, अर्थात हिमाचल प्रदेश के समीप से गुजरते हुए ये जम्मू कश्मीर जो यूटी होते हुए जो खींची गई है, इसको हमारे मैप में पूरा समग्र रूप से क्या दिखाया जाता है? लद्दाख दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? लद्दाख का क्षेत्र दिखाया जाता है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पीओके वाला जो एलओसी जो लाइन जो विभाजित करती है,
वो पाक अधिकृत कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को क्या करती है, विभाजित करती है। और ये पूरे जो रेखा है इसकी जो पूरी लंबाई है वो कितनी है, 740 क्या है, किलोमीटर। चीजों को समझिएगा, ठीक है, अपनी भाषा में चीजों को लिखते चलेंगे आप। ये जो हम दो काले काले दो यहाँ पे स्पार्ट तीन बनाए हुए हैं, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो जो यह क्षेत्र है इसका नाम जो है क्या है, क्या इसका क्या नाम है, बाल्टिस्तान है, ठीक है। इस चीज को लिख लीजिए, बाल्टिस्तान है। और यह जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं गिलगित। और वहीं पे यहाँ पे एक स्पॉट देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं मुजफ्फराबाद, ठीक है, मुजफ्फराबाद है। तो यहाँ पे जो मैं चीजों को बताने की कोशिश करता हूँ, अर्थात ये भी आप लिख सकते हैं कि जो LOC लाइन है वह पाक अधिकृत कश्मीर के बाल्टिस्तान, गिलगित और मुजफ्फराबाद POK, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी POK को क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। जो मुजफ्फराबाद में यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, ये मुजफ्फराबाद को समझने की कोशिश करेंगे। मुजफ्फराबाद है वह POK, पाक अधिकृत कश्मीर की क्या है, प्रशासनिक राजधानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि CGL में पूछा गया है कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी क्या है, तो यही मुजफ्फराबाद है। इस चीजों को आप पेन डाउन कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ इसके LOC के बारे में, कुछ इतिहास के बारे में जानने की प्रयास करते हैं। मैं बताया था ये LOC जो काल्पनिक लाइन है, क्या है, काल्पनिक लाइन है। LOC जो काल्पनिक लाइन है, ठीक है। पहले इसका नाम क्या होता था, LOC नहीं होता था, इसका नाम पहले LOC नहीं था। क्या था इसका नाम, पहले LOC नहीं था। इसका नाम क्या था, सीज फायर लाइन। क्या था इसका नाम, सीज फायर लाइन, सीज फायर लाइन था, ठीक है। चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सीज फायर लाइन था जब 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाक के बीच में जब वार हुआ, तो वार के बाद क्या हुआ, समझौता हुआ। तो उस समझौता को किस समझौता के नाम से जानते हैं, शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। किस समझौता से, शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। और ये शिमला समझौता 1972 ईस्वी में आया। इसी शिमला समझौते के तदुपरांत क्या हुआ, LOC लाइन का जन्म हुआ। इसके पहले इसका नाम क्या होता था, सीज फायर लाइन होता था। अर्थात जब सीज फायर लाइन भी कहीं लेकर आए तो यही सीज फायर लाइन LOC ही होता है, ठीक है। चीजों को और समझते हैं, आगे चलते हैं। तो जो ये शिमला समझौता था, इसी के लगे यहाँ पे देख लेते हैं किनके किस बीच में हुआ था। तो शिमला समझौता उस समय की वर्तमान प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी जी थी। और उस समय के जो प्रधान वहां के राष्ट्रपति थे, कहाँ के, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे, उनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो था। क्या नाम था उनका, जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो था। इस शिमला समझौता को हम गांधी भुट्टो समझौता के भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि जो LOC था, पहले इसका LOC नाम नहीं था। जब भारत पाकिस्तान जब वार हुआ, उसी वार जब हुआ 1971 में, जब वार जब समाप्त होता है तो समझौता होता है, उसे शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। उसी शिमला समझौता के तत्वाधान में इस LOC लाइन का गठन हुआ। कुछ LOC लाइन के बारे में कुछ और देखते हैं। जो ये LOC लाइन है, जो काल्पनिक लाइन है, इसको क्या नाम है कि यूएनओ जो है, यूएनओ, ठीक है, यूनियन नेशन जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है कि इसको क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय जो लाइन है इसको घोषित नहीं करता है। चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अंतरराष्ट्रीय लाइन को ही घोषित करता है। इसके पीछे तर्क हैं दो, इसके पीछे दो तर्क हैं। पहला तर्क ये है कि इस साइड ये जो पूरा जो हमारा ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्र को दोनों देश अर्थात पाकिस्तान भी अपने मैप में दिखाता है और भारत भी अपने मैप में दिखाता है। तो ये क्या है, विरोधाभास बने हुए हैं कि ये किसके क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र को लेकर यूएनओ में क्या है, विवाद चल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या नाम है कि अंतरराष्ट्रीय लाइन क्या है, यूएनओ घोषित नहीं करता है। क्वेश्चन पूछ देता है क्या नाम है कि ये जो POK वाला क्षेत्र है, क्या उसे अंतरराष्ट्रीय लाइन यूएनओ घोषित करता है। तो आप बोलेंगे यूएनओ जो है इसको अंतरराष्ट्रीय लाइन नहीं घोषित करता है। उसके पेज में दो तर्क बताया हूँ, क्योंकि ये दोनों जो क्षेत्र हैं, भारत पाकिस्तान अपने दोनों क्या कहते हैं, अपने मैप में दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या नाम है, यह चीज स्पष्ट नहीं होती है कि यह इलाका किसके आधिपत्य में है, ठीक है। उसके बाद जब इसमें हम आगे चलते हैं तो
हम पाते हैं कि जब इसमें और आगे चलते हैं तो दूसरा जो हम समझौता देखते हैं, इसमें जो विवाद देखते हैं उस चीज को समझते हैं। ये तो आप चीज समझ गए होंगे। दूसरा जो विवाद है उसमें हम देखते हैं सर्किक विवाद देखते हैं। कौन सा विवाद देखते हैं? सर्किक विवाद देखते हैं। सर्किक विवाद क्वेश्चन पूछता है कि सर्किक विवाद किन दो देशों के बीच में है, तो आप बोलेंगे सर्किक जो विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सर्किक विवाद को एक और चीज के नाम जानते हैं। सर्किक विवाद को हम 24 डिग्री अक्षांश, क्या बोलते हैं? 24 डिग्री अक्षांश विवाद के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर थोड़ी चीजों को समझ लेते हैं कि सर्किक जो विवाद है, जो यह क्षेत्र है ना, यह सिंध क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ये सिंध क्षेत्र है, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र है। यहीं पे क्या नाम है, यहीं से एक रेखा गई है 24 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ भी 24 डिग्री अक्षांश रेखा गई है और यही 24 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसी को क्या बोलते हैं? यहीं पे सर्किक क्या है? एक जगह का नाम है, ठीक है। उसी के नाम से इसका विवाद का नाम पड़ गया, सर्किक विवाद पड़ गया। और सर्किक जो विवाद है भारत पाकिस्तान के बीच बना हुआ है। कारण क्या है कि सर्किक जो विवाद है सिंध क्षेत्र और ये कच्छ का रण है, कच्छ का रण है। और ये कौन सा खाड़ी बताया था मैं आपको? कच्छ की खाड़ी बताया था, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। कच्छ की खाड़ी बताया था आपको। मैं सोच रहा हूँ कि कल जब मैं वीडियो लाऊं तो जो आपकी जो खाड़ियाँ होती हैं, गल्फ होते हैं और गल्फ जो होते हैं और बे होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दूंगा। थोड़ा सा ही वीडियो होगी, 5 मिनट की होगी, उसमें आपको थोड़ा सा मैं कल बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो सर्किक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच बना हुआ है, इसमें कारण ये है कि 96 किलोमीटर की, क्या है, 96 किलोमीटर की दलदली भूमि यहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान कहता है कि जब 1914 ईस्वी में जब भारत ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था, बंबई सरकार संकल्प के मुताबिक यह जो क्षेत्र था, यह इस वाले क्षेत्र में था, जो अभी क्या था, ब्रिटिश भारतीय प्रांत का ही हिस्सा था। तो वह इस डेट लाइन के आधार पर भारत क्या कहता है कि यह जो क्षेत्र है ये हमारा है। और भारत का अपना तर्क देता है कि जो मिड लाइन है, ठीक है, जो भूमध्य रेखा लाइन है, उसके आधार पर अगर इसको हम आकलन करते हैं, उसके आधार पर मैं आकलन करते हैं, भूमध्य रेखा के आधार पर, मिड लाइन के आधार पर अगर हम आकलन करते हैं तो यह क्षेत्र क्या है, भारत के अंतर्गत आता है। यह दोनों के बीच में क्या अपने तर्क के आधार पर क्या विवाद बना हुआ है। और मैंने बताया हूं कि ये 96 किलोमीटर क्या है, दलदली भूमि है। इस चीजों को भी आप देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जब आगे चलते हैं तो एक और विवाद इसमें देखते हैं, इस चीजों को पूरा मिटाने का प्रयास करेंगे। तो 2 विवाद हमने देख लिया। उसमें जब अगला चलते हैं विवाद जो है, उसमें जो विवाद है चीन व पाक आर्थिक कॉरिडोर का है, ठीक है। चीन व पाक आर्थिक कॉरिडोर का विवाद हमको देखने को मिलता है, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं चीन व पाक आर्थिक गलियारा भी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गलियारा। इसमें क्या है कि यहाँ पे एक चीज, चलिए अब इसको भी इसके साथ ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्षेत्र है यह चाइना का क्षेत्र हम देखते हैं, ठीक है, चाइना का क्षेत्र देखते हैं। तो चाइना का ही एक यहाँ पे क्या नाम है, एक क्षेत्र है जिसका नाम है जिनजियांग। क्या नाम है? जिनजियांग। क्या कौन सा प्रांत है? जिनजियांग क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तो इसका चाइना का क्षेत्र है जिंगजियांग। क्या नाम है उसका? जिंगजियांग, ठीक है, जिनजियांग क्षेत्र है। और इसी जिनजियांग क्षेत्र में एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है कासगार क्षेत्र, कासगर क्षेत्र, ठीक है, कासगर क्षेत्र है। समझने की कोशिश करेंगे। ये जो चीन व पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर है वह यहीं से होकर गुजरता है। वह क्या करता है कि ये पाकिस्तान का जो यहाँ पे एक क्षेत्र, यहाँ पे एक पत्तन है, उसका नाम क्या नाम है? ग्वादर पत्तन। और जो ग्वादर पत्तन है ये बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक है, बलूचिस्तान क्षेत्र है। अब यहीं पे जोड़ लेंगे, बलूचिस्तान क्षेत्र का जो एक पत्तन है, ग्वादर पत्तन है, इसी ग्वादर पत्तन से होकर क्या बना रहा है, ये एक रोड बना रहा है, ठीक है, रेल रोड है और सड़क रोड है, बना रहा है। और ये रोड जो है, रोड बना रहा है, ये रोड क्या कर रहा है, ये रोड क्या कर रहा है, चाइना के जिनजियांग क्षेत्र के कासगर क्षेत्र को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है,
जब आप चाइना के क्षेत्र काशगर क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ पे जो चाइना का बहुत ज्यादा विस्तार नहीं हुआ है। चाइना अपने पूर्वी क्षेत्र में बहुत ज्यादा विस्तार किया है। वह इस रोड के माध्यम से क्या करना चाहता है, यहाँ पे भी क्या करता है, आबादियों को बसाना चाहता है, यहाँ पे संसाधनों को क्या करना चाहता है, लैस करना चाहता है, जिसके माध्यम से ये चाइना के लोग यहाँ भी रह सके। तो भारत का क्या इसमें तर्क है कि यह जो रोड गया हुआ है वह पीओके के क्षेत्र में गया हुआ है, और ये अभी यह क्या नाम है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है उस पर विवाद का कारण बना हुआ है। तो इसके वजह से क्या है, भारत भी इस पे क्या करता है, अपनी आपत्ति दायर करता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या एक चुनौतियां हैं, उसको देखते हुए भारत क्या है, ये चीजों को देखता हुआ है। उसके बाद जब आगे हम चलते हैं, जब आगे चलते हैं तो हम सिंधु जल समझौता देखते हैं। ये भी विवाद कारण है। सिंधु जल समझौता जो देखने को मिलता है यह 1960 में देखने को मिलता है। ठीक है, कब देखने को मिलता है सॉरी 1960 में देखने को मिलता है सिंधु जल समझौता। तो इस सिंधु जल समझौता को जब देखते हैं तो उस समय जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री रहते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। जब ये समझौता होता है तो होता क्या है कि जो सिंधु नदी तंत्र की जो नदियां हैं उन नदियों के जल को लेकर होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो सिंधु नदी तंत्र की नदियां हैं उसको समझते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र की जो नदियां वो 6 हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, उसके बाद सतलज है। ठीक है, अब इसी नदियों को आप देख लीजिए। तो जो समझौता हुआ था इस समझौते में कहा गया था कि सिंधु, झेलम और चिनाब जो ये 3 नदियां हैं, इन नदियों का 80% जो जल है, 80% जो जल है वह पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है, और 20% जो जल है उसको जो यूज करेगा वह इंडिया करेगा अर्थात भारत करेगा। ठीक है, फिर कहा गया था इसमें कि जो रावी, ब्यास, सतलज नदियां जो 3 हैं, इसका जो 80% जल जो है वो इंडिया यूज करेगा और 20% जल जो है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। यहां तो जो चीजें हैं वो तो सही है। ठीक है, हुआ क्या, पाकिस्तान जो आरोप लगाता है कि जो समझौते में कहा गया था उस समझौते के तहत भारत हमको क्या करता है, जल नहीं देता है। ठीक है, कहा गया था सिंधु झेलम चिनाब का 80% जल जो हमको भारत देगा, लेकिन भारत हमको इतना जल नहीं देता है। इंडिया कहता है कि वर्तमान समय में जो ग्लेशियर हैं वो अत्यधिक क्या हो गए, पिघल गए। ठीक है, और बारिश जो हो रही है वर्तमान समय में वो बहुत कम हो रही है, जिसके वजह से क्या नाम है, भारत को पहले के अपेक्षा जल क्या है इस समय कम मिल रहा है। ये भी क्या है, दोनों के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चीन के बीच में, चीन और भारत के बीच में जो विवाद है उसको देखने का प्रयास करते हैं। उसमें जो एक विवाद देखने को मिलता है वह LAC का है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलते हैं उसको, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, जब इस साइड में आप आएंगे तो देखेंगे, मैंने इस क्षेत्र को बताया था, यह कौन सा क्षेत्र है, लद्दाख। मैं लद्दाख बताया। ठीक है, और ये लद्दाख का लेह क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, लेह। ठीक है, ये लेह क्षेत्र है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूछता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किन 2 देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करता है, तो भारत और बोलेंगे और चीन के बीच में। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल पूछेगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बोलेंगे। तो वही हम बात बताने जा रहे हैं इसमें कि जो आप यह बाउंड्री देख रहे हैं यहां से जो आप बाउंड्री देख रहे हैं यहां तक, ठीक है, यही जो बाउंड्री है यही क्या है, LAC है। क्या नाम है, LAC है। तो LAC क्या करता है, चाइना के अक्साई चीन वाले क्षेत्र को, चाइना के अक्साई चीन, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है वो चाइना भी अपने मैप में दिखाता है और भारत भी अपने मैप में दिखाता है।
ये भी ठीक उसी तरह क्या है, विवाद के स्थल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूं कि जो LAC है वो चाइना के अक्साई चीन को भारत के लद्दाख, क्या है, भारत के लद्दाख को क्या करते हैं, लद्दाख क्षेत्र को क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, तो यह चीजों को आप लिख लेंगे। यह दो चीजें जो हैं इनके बीच देखने को मिलते हैं। फिर जब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल की जो पूरी लंबाई है वो कितनी है, 4000, कितनी है, 4057 किलोमीटर। ठीक है, 4057 किलोमीटर है। मैंने बताया था कि इसकी जो लंबाई है 7740 है, सॉरी 740 बताएं यहाँ पे, देखिए 740 है। और मैं यहाँ पर जो बताया था वो हमको 96 किलोमीटर बताया था। इस चीज को भी जो विवाद के कारण इसको भी पूछ सकता है कितनी दूरी है। विवादी जब रहते हैं, जब चीजें होती हैं तो उस समय, जब एग्जाम उस समय होते हैं तो ये चीजें क्या होती हैं, पूछा जा सकता है। तो ये चीजों को आप देख लिए। उसके बाद हम देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद है, मोटे तौर पर उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच, में जो विवाद है उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो पहला विवाद है वह तीस्ता नदी विवाद है। तीस्ता नदी विवाद है। तीस्ता नदी जो है वह सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। कौन सा ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर से निकलती है, अर्थात सिक्किम के पूर्वी वाले भाग से निकलती है। और ये जो चिकन नेक वाला इलाका देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, चिकन नेक। इसी से होते हुए क्या करती है, बांग्लादेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो यह भी क्या है, विवाद का कारण है। तो पूछ लेगा कि तीस्ता नदी विवाद किन दो देशों के बीच में देखने को मिलती है, तो भारत और बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद देखते हैं न्यू मोर द्वीप है, न्यू मोर द्वीप विवाद। कौन सा विवाद, न्यू मोर द्वीप विवाद। ठीक है, न्यू मोर द्वीप विवाद, न्यू मोर द्वीप विवाद जो है ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में है। यहाँ पे जब मैं चीजों को दिखाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ, थोड़ा सा चीजों को तो दिखाई दे रहा हो। ऐसे जो आपका सुंदरबन डेल्टा है इसी के क्षेत्र वाले में क्या है, न्यू मोर द्वीप है। ठीक है, न्यू मोर द्वीप है। यह निर्जन क्षेत्र है जिनको लेकर भारत और क्या नाम है कि अंदर हो गया थोड़ा सा, और ये जो क्षेत्र यहीं पे है, यहीं पे आप देखेंगे अपने ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में तो दिखाएगा न्यू मोर द्वीप। ये क्या नाम है कि ये विवाद टापू इलाका है, भारत बांग्लादेश के बीच में क्या विवाद बना हुआ है। उसके बाद एक है, आता है चकमा शरणार्थी विवाद, बहुत चर्चा में रहता है। चकमा शरणार्थी होते हैं, ये भी जो है चकमा शरणार्थी जो विवाद है ये भी क्या देखने को मिलता है, चकमा शरणार्थी जो विवाद है ये भी भारत और बांग्लादेश में, चकमा शरणार्थी जो विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलता है। उसके बाद एक और आता है क्वेश्चन कि 3 बीघा गलियारा विवाद। कौन सा, 3 बीघा गलियारा विवाद भी क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच में हमको देखने को मिलता है, ये भी है। ठीक है, तो जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं इनसे जो मोटे तौर पर जो विवाद हैं, ठीक है, सतही जो विवाद देखने को मिलते हैं, ये जो विवाद हैं इन विवादों के माध्यम से क्या नाम है कि हम भारत और अमुक देशों के बीच में जो विवाद चलते हैं देखने का प्रयास करते हैं। इसमें जब हम आगे चलते हैं तो हम लोग कुछ अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में भी अध्ययन करना चाहेंगे। इस चीजों को मिटा लेते हैं, यहीं पे चीजों को समझने का हम प्रयास करेंगे। कुछ अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में भी हम कुछ जानते हैं। जैसा कि अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं यह विश्व भूगोल का ये चैप्टर है, लेकिन हम यहाँ पर जब पढ़ रहे हैं तो भारत के भी जो अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं गुजरी हुई हैं तो उनके बारे में भी कुछ मोटा तौर पर हम जानकारियां को इकट्ठा करेंगे और उसे जो क्वेश्चन बने हुए हैं हाल फिलहाल के जो वर्षों में उस चीजों को भी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लोब बनाते हैं। इस ग्लोब के जो नीचे से जो 20 रेखा जो दो भागों में जो ग्लोब को बांटती है इसको हम लोग 3 नामों से जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, ठीक है, और उसके बाद इक्वेटर। इसको 3 नामों से जाना जाता है।
होता क्या कि यह 0 डिग्री अक्षांश है, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, दूसरे को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूं कि जो 0 डिग्री देशांतर या भूमध्य रेखा है या इक्वेटर है, ये 2 गोलार्धों में क्या है, बांटती है। इनको ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने का प्रयास करती है। अब चीजों को यही समझेंगे। अक्षांश, हम अक्षांश रेखा के बारे में सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। किसके बारे में? अक्षांश रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा को समझेंगे। ठीक है, अक्षांश रेखा को समझेंगे। इस चीज को मिटा देते हैं। आप समझ लिए होंगे गोलार्ध, इसी पर चीजों को फोकस किए रहिएगा, चीजों को समझ लिया जाएगा। जो अक्षांश रेखा है वह 0 डिग्री अक्षांश से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं 90 खींची गई हैं, अर्थात यहां तक। ठीक उसी प्रकार नीचे भी दक्षिण गोलार्ध में भी यहां तक क्या की गई हैं, 90 खींची गई हैं। मैंने बताया सबसे पहले कि जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वह ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध फिर दक्षिणी गोलार्ध में। 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक बेस लाइन है, इससे जब ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या नाम है, 90 रेखा खींची गई है। ठीक है, 90 अक्षांश रेखा खींची गई है। और इसी से जब नीचे आते हैं तो 90 अक्षांश रेखा खींची गई है। हर एक अंश पे रेखाएं खींची गई हैं। इस चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर टोटल रेखाओं की संख्या पूछ दी जाए कितनी अक्षांश रेखा पूरे ग्लोब पर खींची गई हैं, तो 90 प्लस धन 90 प्लस 1, तो बोलेंगे आप 9 के 9 18 181। एक पूरे ग्लोब पर कितनी रेखाएं अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, तो बोलेंगे 181 रेखाएं खींची गई हैं। लगे आते उसमें यह भी पूछ सकता है कि कितनी ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं जो क्या नाम है कि रेखा के रूप में है। ठीक है, रेखा के रूप में है, तो आप बोलेंगे इसमें से 2 जो ये जो उत्तरी जो आपका ये ध्रुव पर जो रेखा खींची गई है वो बिंदु के रूप में है, और दक्षिणी ध्रुव पर जो रेखा खींची गई है वो भी बिंदु के रूप में है। तो इन दोनों रेखाओं को अगर माइनस कर देते हैं इसी में से, तो कितनी हुई, 179 रेखाएं हो जाएंगी। चीजों को फिर समझिएगा। मैं यही आपसे बताया हूं कि इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर को जाएंगे तो 90 रेखा खींची गई है, इक्वेटर जैसे दक्षिण को आएंगे तो 90 रेखा खींची गई है। टोटल कितनी अक्षांश रेखा खींची गई है पूरे पृथ्वी पर, तो बोलेंगे 181 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही पूछ दे कि ऐसी कितनी ऐसी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं जो रेखा के रूप में है, तो आप बोलेंगे 179 रेखाएं, क्योंकि जो 2 रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वाली, वो दोनों रेखा क्या है, रेखा के रूप में नहीं बल्कि बिंदु के रूप में। ठीक है, जो अक्षांश रेखा होती हैं, लिखते रहिएगा, मैं बोलते जा रहा हूं। जो अक्षांश रेखा होती हैं वो क्या करती हैं, वह कटिबंधों का निर्धारण करती हैं। क्या करती हैं अक्षांश रेखा कटिबंधों का निर्धारण करती हैं और दूरी का निर्धारण करती हैं। ठीक है, किसका निर्धारण करती हैं, तो अक्षांश रेखा जो होती हैं वो कटिबंधों का निर्धारण करती हैं और दूरी का निर्धारण करती हैं। तो हम कुछ कटिबंध देखने का प्रयास करेंगे, अक्षांश रेखा के जो कटिबंध हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं चीजों को बताना जा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट कटिबंध हैं उन कटिबंधों को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया हूं कि जो अक्षांश रेखा है वो दूरी का निर्धारण करती हैं और क्या करती हैं, कटिबंधों का निर्धारण करती हैं। उन दोनों को चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे हम 0 डिग्री से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो एक रेखा है 23.5 डिग्री एन, क्योंकि इसके ऊपर जितना जाएंगे वह एन में ही संख्या काउंट होगी। ठीक है, एन मतलब उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 0 डिग्री जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे इसको 23.5 डिग्री क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। अर्थात क्या है, 0 डिग्री से जैसे जैसे नीचे आएंगे जितनी रेखाएं आएंगी 1 2 3 4 5 6 जितने डिग्री पाएंगे रेखाएं, वो सारी रेखाएं क्या होंगी, वो दक्षिणी गोलार्ध में ही काउंट की जाएंगी, और इसलिए इनको यस लिखा जाता है। ठीक है, इसका मेन फोकस दीजिएगा आप लोग। इन दोनों देशांत इसको जो बोलते हैं इसको कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। इसको जो बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं। चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। कर्क और मकर रेखा के बीच में अर्थात 23.5 डिग्री यन से लेकर 23.5 डिग्री यस के बीच में जो क्षेत्र आता है, जो कटिबंध आता है, उस कटिबंध को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधीय
दी जोन बोलते हैं या क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय जोन या क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। सॉरी। उसके बाद चीजों को और अब समझते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, यहां पर आएंगे, तो एक यहां पर रेखा है 66.5 डिग्री एन, ठीक है। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त भी या सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस रेखा को? इस रेखा को जो बोलते हैं, इस क्षेत्र को नहीं बता रहा हूं, कटिबंध को मैं नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं इस रेखा को जो जानते हैं उसको बोलते हैं आर्कटिक। जैसे यहां पे मैं बताया इस रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं, इस रेखा को मकर रेखा बोलते हैं, उसी प्रकार मैं यहां बता जा रहा हूं कि इस रेखा को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त बोलते हैं या इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। इस कर्क और आर्कटिक वृत्त वाले रेखा में जो एक कटिबंध का निर्धारण होता है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। उस कटिबंध को क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव वृत्त। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस कटिबंध को? क्या बोलते हैं इस कटिबंध को? हम बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। क्या बोलते हैं? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध किन दो रेखाओं के बीच में है? तो आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के बीच में है, अर्थात 23.5 डिग्री यन और 66.5 डिग्री यन दो रेखाओं के बीच में कौन सा है? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे जब जाते हैं तो ये जो क्षेत्र जो पूरा देखने को आपको मिल रहा है, ये भी एक कटिबंधी है। ये 90 है, 90 डिग्री है। तो इनके बीच में जो कटिबंध का निर्धारण होता है उत्तरी शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी शीत। जब इन उत्तरी शीत कटिबंध, आप जब चीजों को कटिबंधों को जो आप जान जाते हैं तो होता क्या है कि आपको जो आपके मौसम, जलवायु और पेड़ पौधे और वनस्पतियों के बारे में भी आधा यहाँ से आपका काम हो जाता है। तो सबसे पहले इसको स्किप नहीं करेंगे, चीजों को समझेंगे, ठीक है। मैं यही आपको बताया हूं कि 23.5 डिग्री यन से लेकर 23.5 डिग्री यस के बीच में जो रेखा है, जो कर्क और मकर रेखा खींची गई है, इन रेखा के बीच में जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र बोलते हैं या उष्णकटिबंधीय जोन बोलते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर चलते हैं 23.5 डिग्री यन से लेकर 66 डिग्री यन के बीच में जो क्षेत्र है उसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और इस रेखा को जो बोलते हैं आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आर्कटिक वृत्त का मतलब आर्कटिक जो 66.5 डिग्री यन के से लेकर 90 डिग्री उत्तरी जो उत्तरी हमारी जो रेखा है उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? उत्तरी शीत कटिबंध के नाम से हम जानते हैं। ठीक उसी प्रकार हम नीचे की ओर आते हैं। यहां पे भी एक रेखा है जिसको क्या बोलते हैं? 66.5 डिग्री एस बोलेंगे। और इस जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक, ठीक है। सर्कल बोलते हैं, सर्कल या वृत्त। इनके बीच में जो रेखा है कौन सा कटिबंध आएगा? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। वहां पे उत्तरी था, यहाँ पे दक्षिणी हो जाएगा, कटिबंध होगा। और इसके नीचे जो ये चीजें होंगी, यहाँ पे हुआ है उत्तरी शीत कटिबंध, तो यहाँ पे क्या होगा? दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है। मेरा मानना है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, चीजों को मैं धीरे धीरे बताया हूं, ठीक है। तो यह चीजें थी, क्या नाम है कि जो मैं बताया हूं कि जो अक्षांश रेखाएं होती है दूरी और क्या करती है? कटिबंधों का निर्धारण करती है। फिर इसमें अक्षांश रेखा समझ जो चीजें और समझने का प्रयास करेंगे, ये चीजों को मिटा दे रहे हैं। फिर मैं वही ग्लोब फिर पुनः बनाएंगे कि जो अक्षांश रेखा है इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, मैं बता दूरी का भी निर्धारण करते हैं अक्षांश रेखा, वो दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कितना होती है? 111 किलोमीटर होती है। दूरी कितनी होती है?
111 किलोमीटर तक होती है। अब थोड़ी सी चीजों को और समझने का प्रयास करते हैं हम, जब हम अक्षांश रेखा से 0 डिग्री अक्षांश रेखा से चीजों को लिखते चलेंगे, क्योंकि क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चीजें बदलती हैं, उसके बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। अक्षांश रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या क्या हमको देखने को मिलता है, वो सब चीजों को देखते हैं। जैसे हम अक्षांश रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, क्या करते हैं, अक्षांश रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या मिलते हैं, तापमान में परिवर्तन होता है। क्या होता है, तापमान में, चीजों को लिखेंगे, तापमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। अर्थात यहाँ पे तापमान बहुत अधिक होता है, और जैसे ध्रुवों पर जाएंगे तापमान में क्या होती है, गिरावट, तापमान में क्या होती है, तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जैसे ध्रुवों के हम हो जाते हैं, दूसरा गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, वृद्धि होती है, क्योंकि हम पोल की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपतन, आपतन जो कोण होता है, आपतन कोण में क्या होती है, आपतन कोण में क्या होती है, कमी होती है। आपतन कोण की कमी का मतलब हम ये बताना चाहेंगे कि क्योंकि वर्ष भर जो सूर्य की जो रोशनी होती है वो क्या होती है, विषुवत रेखा, मतलब 5.5 डिग्री यन 5.5 डिग्री यस दोनों गोलार्ध में सूर्य की जो रोशनी होती है वर्ष भर क्या बोलती है, लंबवत पड़ती है। ठीक है, वर्ष भर क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है। तो मैं ये बता रहा हूं, लेकिन जब यहाँ पे क्या होता है, आपतन कोण में क्या होती है, कमी होती है, अर्थात सूर्य का जो किरण होती है एक दूसरे के साथ विचलन करती है, अर्थात यहाँ पे क्या होती है, ऊपर नीचे होती है। ठीक है, आपतन कोण मैंने देख लिया, मैं आपको बताया हूँ आपतन कोण के बारे में। फिर उसके बाद मैं चलता हूँ, भार में क्या होती है, भार में वृद्धि होती है, भार में वृद्धि होती है, भार में क्या होती है, भार में वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ध्रुवों की ओर भार में वृद्धि होती है। उसके बाद क्या होता है, दिन और रात की अवधि में क्या होती है, दिन और रात की अवधि में क्या होती है, अंतर देखने को मिलता है। क्या अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि वर्ष भर देखते हैं दिन और रात जो बराबर होता है वो कहाँ होता है, इक्वेटर पर देखने को मिलता है। दिन और रात वर्ष भर बराबर कहाँ होता है, इक्वेटर पर देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो दिन रात की अवधि में क्या होती है, अंतर देखने को मिलता है। अर्थात यहाँ पे अगर मान लीजिए 15 घंटे का दिन होगा तो उसमें जितना बचेगा समय, उतना घंटे की क्या होगी, रात होगी। तो यहाँ पे 12 घंटे, यहाँ पे जो है 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे 12 घंटे की रात 12 घंटे का दिन नहीं देखने को मिलता है। इसमें ठंडी का मौसम चल रहा है। उत्तरी ध्रुव पे आप देखेंगे तो क्या है, 6 महीने की क्या है, रात होती है, और तो 6 महीने का क्या होता है, दिन होता है। इस समय ठंडी के मौसम में उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है, रातें जो होती हैं बड़ी होती हैं, तथा 6 महीने की होती है। ठीक है, ध्रुवों पर जैसे जैसे यहाँ से हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, जैव विविधता में क्या है, जैव विविधता में क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, जैव विविधता में हमको कमी देखने को मिलती है। अर्थात यहाँ पे जो जैव विविधता है इक्वेटर पर अत्यधिक होगी, जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे जैव विविधता में क्या होगी, कमी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद कुछ अक्षांश को कुछ और हम देखते हैं। भारत के परिदृश्य में जो है अक्षांश पूछे जाते हैं। अभी अक्षांश ही चल रहा है आपका, मैंने आपसे बताया था कुछ अक्षांश के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज लेंगे, फिर मैं ग्लोब फिर बनाएंगे। तो जो अक्षांश रेखा ये 0 डिग्री में बनाया था, मैंने यहाँ पे बनाया था 24 डिग्री 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री बनाया था। और यही 23.5 डिग्री जो है भारत से होकर क्या होता है, गुजरता है, भारत को बीचों बीच से होकर गुजरता है। इसी को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, कर्क रेखा बोलते हैं। और इससे हम ये क्लियर हो गया कि भारत जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, यह प्रूफ हो गया। ठीक है, जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इस चीज को भैया आप लिखेंगे। तो उसमें ट्रिक तो लोग याद कर लेते हैं, लेकिन जब उनका सही से दिशा लगाने को पूछ देता है पश्चिम से पूरब की ओर, तो चीजें क्या होती है, बिगड़ जाती हैं। तो आप पश्चिम से पूरब की ओर चीजों को लिखेंगे। पहला गुजरात, राजस्थान, आप लिखते चलेंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, झारखंड में से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा, और हो गया मिजोरम। ठीक है,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 राज्यों से होकर, ये सही क्रम है, इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे अपने नोट्स में। और ये क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर क्या है उसका सही क्रम है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चलते हैं तो यहाँ पे भी एक अक्षांश है, ठीक है, और भारत का क्या नाम है कि मुख्य भूमि है। तो पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा अक्षांश है भारत का जो भारत को क्या करता है, वो मुख्य भूमि से अलग करने का प्रयास करता है। तो उस अक्षांश का नाम है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट जो अक्षांश है वो भारत के मुख्य भूमि को क्या करता है, अलग करने का करता है, जो कहां से गुजरा हुआ है, कन्याकुमारी से गुजरा हुआ गया था, केप कैमोरीन से होकर गुजरता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे कल उस दिन मैं आपको कल बता रहा था, तो यहाँ पे द्वीप समूह है ऐसे करके। तो यहाँ पे एक ग्रेट निकोबार द्वीप है, उसी ग्रेट निकोबार में मैंने बताया था इंद्रकौल है, ठीक है, इंद्रकौल है। यहाँ पे मैंने बताया था ऐसे करके। ग्रेट निकोबार में क्या है, इंदिरा पॉइंट है, सॉरी इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट जो है आपका कितने अक्षांश में देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, 6 डिग्री जो है 45 मिनट पर देखने को मिलता है। इस चीज को भी आप पे लिख लेंगे, यहाँ पे ग्रेट निकोबार से वो गुजरा हुआ है, ठीक है। उसका जैसे हम ऊपर जाते हैं, अब यहाँ पे चीजों को इसलिए इस चीजों को नहीं मिटाया था, तो यहाँ पे जो अक्षांश जाती है उस अक्षांश को बोलते हैं इंद्रकौल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंद्रकाल बोलते हैं। और ये इंद्रकौल जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट पर क्या है, 6 मिनट पर देखने को मिलती है। तो अब तक जितने अक्षांश से जितने क्वेश्चन रहे हैं, आप जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो अब तक जितने अक्षांश से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आप यहीं से क्या कर देंगे, क्रैक कर लेंगे, अर्थात इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग लगे देशांतरी विस्तार पर भी देख लेते हैं, ठीक है। कुछ लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इस चीज को अगर छोड़ देंगे तो फिर कल के लेक्चर में आपको बताना पड़ेगा, इसलिए यहीं पर फिर मैं पुनः आपको बता देते हैं, फिर ग्लोब बना देते हैं। देशांतरी विस्तार को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। देशांतर जो रेखा है ना, वह क्या नाम है कि यहाँ पे मैंने बताया था ध्रुव, यन, यहाँ पे यस, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। तो करती क्या है देशांतर रेखा, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने काम करती है, ठीक है। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से क्या करती है, मिलाने का काम करती है, ठीक है। और 2 भागों में क्या करती है, ग्लोब को भी 2 भागों में क्या करती है, विभक्त करती है, मतलब 2 भागों में बांटती है, अर्थात पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक है। किसमें बांटती है, पूर्वी गोलार्ध में। इसको मिटा देते हैं इस रेखा को, तो समझेंगे आप कि पूर्वी गोलार्ध में, जैसे मान लीजिए मैं एक रेखा खींच दूं ऐसे करके, तो ये रेखा है, ये 2 भागों में बांट रही है, नहीं बांट रही है, ये पूर्वी हो गया, पूर्वी गोलार्ध, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया, और भारत आपके यहीं पे है। अब यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि जो भारत पूछ देगा किस गोलार्ध का देश है, तो क्या है, भारत क्या है, पूर्वी गोलार्ध, और क्या है, उत्तरी गोलार्ध का देश है, ठीक है। भारत क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध का क्या नाम है, देश है। अक्षांश रेखा से पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप, ये उत्तरी गोलार्ध का देश है। और अगर मान लीजिए कि आपका देशांतर रेखा से पूछेगा तो आप पूर्वी गोलार्ध का देश बताएंगे। देशांतर रेखा जो है वह उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, खींची गई। चीजों को आप लिखते चलेंगे। उसी में एक देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर है। और जो 0 डिग्री देशांतर है वो कहां से खींची गई है, लंदन के, जो हमारे लंदन के क्या ग्रीनविच से खींची गई। क्या लंदन के ग्रीनविच शहर का नाम है, ग्रीनविच शहर से क्या है, ग्रीनविच शहर से क्या खींची गई है, कौन, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस रेखा के इधर जो होता है वह प्लस होता है, पूरब की ओर जाने पर प्लस और पश्चिम की ओर जाने पर माइनस होता है, ठीक है। इस चीजों को समझ लीजिए, क्योंकि देशांतर रेखा जब निकालने के लिए आती हैं तो यह चीजें बड़ी काम आती हैं। तो मैंने यही बताया है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच से खींची गई है, अगर इसके पूरब में हम जाते हैं तो समय में क्या होता है, प्लस होता है, और इसके जब पीछे और हम आते हैं तो समय में क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि जो लंदन के समय से भारत का समय कितना आगे है, तो 5.5 घंटे क्या है, अगर प्लस दे सकता है आगे है, ठीक है,
और ऐसे भी करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, माइनस कर दे प्लस कर दे या लिख दे कि आगे है। तो 5.5 घंटे भारत का समय क्या है, लंदन के समय से आगे है। ये पूरे ग्लोब पर जो हमारी देशांतर रेखा खींची गई है वह 1 डिग्री खींची गई है, और जो पूरा वृत्त होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, 360 अंश का होता है। ठीक है, तो एक डिग्री पे खींची गई है, तो अर्थात 360 डिग्री पे 360 रेखा क्या है, खींची गई है। ठीक है, जहां पे 180, इस इश्यू को अभी लिख लेंगे, जहां पे 180 और 180 डिग्री की रेखा मिलती हैं उसको क्या, क्योंकि पृथ्वी गोल है, जहां पे आकर 180 और 180 रेखा मिलती है उसी को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय, लिख लेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा बोलते हैं। और ये अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है कहां से खींची गई है, आप जब पढ़ेंगे बेरिंग जल संधि वहां से खींची गई है, अर्थात अलास्का के क्षेत्र से वो खींची गई है, जो अलास्का के क्षेत्र से खींची गई है। ठीक है, उस चीज को भी समझेंगे। ठीक है, एक देशांतर, बात समझने की कोशिश करिए, एक देशांतर जो है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर को जाने पर सूर्य का जो प्रकाश में कितना होता है, 4 मिनट का क्या लगता है, 4 मिनट का क्या लगता है, समय लगता है। ठीक है, तो वही निकलता है क्वेश्चन। अब यहीं से आप चीजों को पकड़ेंगे। ठीक है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में जाने में सूर्य को कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जब हम 15 देशांतर पार करते हैं, 15 चौका 60, ठीक है, 15 चौका 60, ठीक है, तो 15 देशांतर हमारे 1 घंटा में क्या है, सूर्य प्राप्त कर लेता है। तो मतलब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर 1 घंटे का समय लगेगा तो कितने, 1 घंटे में सूर्य कितने देशांतर को पार करेगा, तो 15 देशांतर को पार करेगा। इन्हीं आधार पर क्वेश्चन लगाए जाते हैं, आते हैं तो क्वेश्चन को इसी आधार पर हम लोग लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद देशांतर से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे हेडिंग में कि देशांतर रेखा की महत्वपूर्ण बातें, उसमें पहला लिखेंगे देशांतर रेखाएं जो होती हैं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी को दो क्या है, मैंने यही बता रहा हूं कि जो पृथ्वी को क्या नाम है, पृथ्वी को दो क्या नाम है, 2 गोलार्धों में बांटती हैं, अर्थात पूर्वी गोलार्ध में अर्थात पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती हैं। दूसरा लिखेंगे देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, लेकिन वह पूर्व और पश्चिम की दूरी को मापती हैं। किसको नापती हैं, खींची जाती हैं उत्तर और दक्षिण को, लेकिन पूर्व और पश्चिम की दूरी को मापती हैं, ऐसे मापती हैं। ठीक है, तीसरा इसमें लिखेंगे देशांतर रेखाएं समानांतर खींची नहीं गई है। क्या नाम है, देशांतर रेखा क्या है, ऐसे जैसे अक्षांश रेखा समानांतर खींची गई थी, लेकिन यह क्या नाम है, समानांतर नहीं खींची गई है। ठीक है, ये देखिए समानांतर नहीं खींची गई है। ठीक है, इनके दोनों के बीच में क्या दूरियां देखने को मिलती है, कहीं पर दूरी बहुत पतली है तो कहीं दूरी बहुत चौड़ी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद चौथा उसमें लिखेंगे ध्रुवों से, क्या है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जैसे जैसे हम देशांतर रेखा में बढ़ते हैं तो उसमें क्या है, उनके बीच दूरियां अत्यधिक बढ़ती जाती हैं। अर्थात कहने मतलब ये है कि जैसे ध्रुवों से हम विषुवत रेखा की ओर देशांतर रेखा में बढ़ते हैं तो दूरियां क्या होती हैं, उसमें बढ़ती चली जाती हैं। आप देखते हैं कि जैसे मैं यहाँ से नॉर्थ पोल से नीचे की ओर आ रहे हैं और यहाँ पे अगर 0 डिग्री हमारी देशांतर रेखा है, नहीं सॉरी भूमध्य रेखा है, तो उनके बीच में देखिए दूरियां बढ़ रही हैं। ठीक है, उसके बाद छठा आप लिखेंगे विषुवत रेखा पर कर रहे हैं, विषुवत रेखा वही बताया कि विषुवत रेखा पर जो इसकी दूरी है इस दोनों देशांतर की कितनी है, तो 111.32 किमी है। ठीक है, समय कोशिश करते हैं, यहाँ पे अत्यधिक चौड़ी हो गई है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं देशांतर रेखा से समय और तिथियों का निर्धारण किया जाता है। जैसे विषुवत अक्षांश रेखा से हमको क्या किया था, अक्षांश रेखा से हमें कटिबंधों का निर्धारण करते थे, हम लोग कटिबंधों का निर्धारण करते थे। इससे क्या हम करते हैं, दूरियों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, जब हम लोग ये सो क्या नाम बड़ी बड़ी जहाजें जब समुद्र में चलाते हैं तो वह क्या नाम है कि दूरियों का और क्या नाम है कि अक्षांश और देशांतर रेखा का बहुत उसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही बोला हूँ छठ सप्ताह में कि देशांतर रेखा से क्या है, समय और क्या तिथियों का निर्धारण किया जाता है या दूरियों का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद चलते हैं चीजों को समझते हैं। देशांतर और अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के भूमध्य रेखा से दूरियों के मापने में आंकने में क्या आती है, सहायता करती हैं। क्या बोले हैं, देशांतर और अक्षांश रेखा पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है उनसे दूरियों का क्या करते हैं, निकालने में क्या होता है कि हमको सुगमता होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई जहाज है और यहाँ पे इक्वेटर है, तो
ये पता चल जाता है कितनी इक्वेटर से कितनी दूर पर क्या नाम है कि ये जहाज है, और ये जहाज मान लीजिए डूब जाती है तो वहाँ पे क्या नाम है कि आसानी से या कोई भी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराना होता है तो हम आसानी से चीज़ों को क्या कर देते हैं, प्रोवाइड करा लेते हैं। या यहाँ पे मान लीजिए कोई गाइडेंस मिसाइल है छोड़ना होता है तो उसी दूरी पर, उसी अक्षांश पर, उसी देशांतर रेखा के मध्य में छोड़ देते हैं जो टारगेट को साथ देता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जीरो देशांतर या प्रधान रेखा है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, उसको अभी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो कहाँ, जिसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं, वो किन किन देशों से होकर गुजरती है, इसको भी आप लग जाते हैं यहीं पे लिख लेंगे। तो जो लिखती है एक ट्रिक है, गेट में BSF, ये बहुत प्रसिद्ध ट्रिक है। जिसे घाना है, घाना ये अफ्रीका का देश है, अल्जीरिया है, अल्जीरिया के बाद आप देखते हैं, अल्जीरिया के बाद टोगो है, ये द्वीप है, माली है, माली के बाद देखते हैं इंग्लैंड है, यहाँ पे बुर्किना फासो है, बुर्किना फासो है, स्पेन है, और ये आपसे देखते हैं फ्रांस है। ठीक है, ये तो ट्रिक है, याद करने का ट्रिक है। ठीक है, कि मान लीजिए कि अगर इसमें से कोई आ जाएगा तो मान पूछ दे कि कौन इसमें से नहीं है तो ये चीजें आपको पकड़ में आ जाती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को देखकर आप इसको सही से लिख लेंगे, जिसमें इंग्लैंड लिखेंगे, फ्रांस लिखेंगे, फिर उसके बाद आप स्पेन लिखेंगे, तो उसके बाद आप लिखेंगे अल्जीरिया लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या नाम है, ऐसे करके आप चीजों को एक दूसरे से मिलाते जुलाते चीजों को लिख लेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, उस देशांतर रेखा का जो नाम है उसको बोलते हैं, इस जगह का नाम है, यहाँ इस जगह का उसको बोलते हैं गुहार मोती, गुहार मोती बोलते हैं। ये जो है, जो गुहार मोती जो है, यह है 77.6 मिनट। ठीक है, मिनट पर देखने को मिलता है। गुहार मोती जो है कितने देशांतर देखने को मिलता है, जो हमारे देशांतर रेखा जो टच करती है तो ये पूर्वी ही होगा। ठीक है, जब होगा तो पूर्वी ही लिखा जाएगा। वहां पे मैंने आपको बताया था अक्षांश रेखा में जब लिखेंगे उत्तरी लिखेंगे। उसी तरह ये जो भारत हमें बताया था कि जो यहाँ पे है बना हुआ है, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ से आपकी देशांतर रेखा खींची गई है, तो इसको अगर हम बॉर्डर मान के चीजों को देखते हैं तो ये क्या है, उत्तरी है, और इससे जब इधर देखते हैं तो ये क्या है, पूर्वी है। ठीक है, ईस्ट है। तो यहाँ पे ईस्ट करके देकर क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। तो जो भारत की जो देशांतर रेखा, जो पूर्वी जो देशांतर रेखा का विस्तार कितना देखने को मिलता है, तो बताओ, यही मैं यहाँ पे लिखा हूँ 67.6 मिनट से पूर्वी से लेकर 97.25। ठीक है, 97.25 मिनट तक देखने को मिलता है पूर्वी तक। ठीक है, अर्थात यहां से लेकर ये जो है इसको बोलते हैं किबिथु, जो किबिथु है वो यहाँ पे है, यहाँ पे है। और ये किबिथु जो है यह अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, कुछ लगे तो और चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। भारत की जो मानक समय रेखा है, जैसे वो तो मानक समय रेखा आपने देख लिया, जो लंदन से होकर गुजरती है, तो भारत से भी तो कुछ मानक समय रेखा होगी, वो कहाँ से गुजरती है, तो यहीं से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा यहीं से होकर गुजरती है। तो ये जो होकर गुजरती है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। और इसका जब नाम है 82.5 डिग्री ईस्ट, मतलब पूर्वी, ये होकर गुजरती है यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उसके ओडिशा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 5, 1, 2, 3, 4, 5 यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। इस चीजों को भी आप देख लेंगे। उसके बाद एक चीज यहाँ पे छूट गया है, उस चीजों को भी बताने का प्रयास करेंगे कि जो विस्तार हमको देखने को मिलता है, इसका विस्तार और इनका विस्तार जो देखने को मिलता है, जो मैंने बता रहा हूँ कि 37.6 मिनट से लेकर जो 8 डिग्री 4 मिनट के बीच में जो किलोमीटर में जो विस्तार देखने को मिलता है, वो कितना मिलता है, तो 29-33 मीटर देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें जब हम
और चीजों को जो हम देखते हैं, यह जो विस्तार हमको देखने को मिलता है वह कितना देखने को मिलता है, वो जो विस्तार देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है 32, जो आपका ये वाला विस्तार, ये तो हम लोग ये वाला विस्तार देखे हैं, मतलब देशांतरी विस्तार हम देखे हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम ये विस्तार देखते हैं तो ये देखते हैं कितना है, 3214 मीटर है, 3214 मीटर तब देखने को मिलता है। और ये जो सारी चीजें हैं, ये हम भारत एक पर्चे में चीजों को जितना हो सका है चीजों को देखने का प्रयास किए हैं। जो चीजें छूट गई होंगी तो उसमें आने वाले जो चैप्टर होंगे उन चैप्टरों के माध्यम से चीजों को उसमें डाल दिया जाएगा, तो आप चीजों को देखेंगे। और काफी वीडियो काफी लंबी हो गई होगी, लेकिन क्या करें, जो चीजें उसमें अगर छोड़ देंगे चीजों को तो वो भी चीजें बड़ी दिक्कत करेंगी, तो इसलिए सारी चीजों को समेटने का प्रयास किया गया है, ठीक है। और कल इसी समय हम लोग उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।